हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से इसका जितना ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होगा पाठ का, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभ्यास का प्रश्नोत्तर क्वेश्चन 1 है, समपेक्ष में आपको उत्तर देना है। नीचे दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उस निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए हैं। औजारों के निर्माण में किन किन प्रक्रिया को बल मिला है वो आपको बताना है। तो आपको देख सकते हैं ये है मस्तिष्क का आकार, उसकी क्षमता इस प्रकार से। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी बॉक्स विशेष की और एक तीर के निशान हुए प्रभाव को बताते हैं कि जिसकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। दूसरा, किसी बॉक्स से दूर हुए इंगित करने वाले तीर की निशानियां बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशेषता के आधार पर बांटा गया। यह विशेषता सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था अर्थात वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होगी। ओके, नेक्स्ट है, उपयुक्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था आरेख में औजारों के निर्माण में 4 महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं। तो मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। दूसरा, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तथा भ्रमण करना, औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का स्वतंत्र मुक्त होना। ओके, सीधे खड़े होकर चलना। नेक्स्ट है, औजार बनाने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इसके साथ ही साथ उनके प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला जिससे अनेक लाभ हुए, जिसमें सबसे पहला है औजारों के निर्माण से आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका, अन्यथा वे जानवर उसका शिकार पहले ही कर जाते। दूसरा, औजारों की सहायता से खेती करना व शिकार करना आसान हो गया। तीसरा, औजारों के निर्माण के साथ ही साथ आदि मानव ने पहनावे में सुधार हुआ और वह जानवरों की खाल को पहनने लगा। सुई का आविष्कार हुआ। निवास स्थल बनाने में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औजार की सहायता से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। औजारों के निर्माण की प्रक्रिया ने वास्तव में मानव के रहन सहन या खान पान के स्तर को भी एकदम बदल कर रख दिया। मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने व प्रयोग करने के प्राचीनतम साक्ष्य एडिथोपिया और केन्या को पूरी स्तरों से प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि पत्थर के औजार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव ने बनाए व प्रयोग किए होंगे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मानव और लंगूर तथा जानवरों जैसे स्तनपायु के व्यवहार तथा शरीर रचनाओं में कुछ समानताएं पाई जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव की क्रमिक विकास वानरों से हुआ। पहला है क है व्यवहार और ख है शरीर रचना। शीर्षकों के अंतर्गत 2 अलग अलग स्तंभ बनाइए और उस समानताओं की सूची बनाइए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मानव और लंगूर तथा जानवर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर की रचना में कुछ समानताएं पाई जाती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला है व्यवहार के स्तर पर वानर यानी एप होमिनाइड उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। इसमें परस्पर समानताएं होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे चौपाया थे, अर्थात चारों पैरों के बल चलते थे। उसके सिर का अग्रभाग व अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथ की बनावट विशेष प्रकार की थी, जिससे वे हथियार औजार बनावा प्रयोग कर सकते थे। दूसरा है शरीर के रचना के स्तर पर
मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आदय रूप में वानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे हेमो की तुलना में मस्तिष्क की अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना व हाथों की विशेष दक्षता वे सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी, क्योंकि वो अपना अधिकांश समय पैरों पर गुजारता था। पैरों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद हैं, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथों और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने से जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वानर, लंगूर व मानव आदि आदि प्राइमेट उपसमूह के अंतर्गत आते हैं। ओके, शरीर की बनावट में क्या समानता थी, आइए इसे देख लेते हैं। पहला था दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव है। दूसरा, मानव, वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। तीसरा है बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। चौथा है मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियाँ होती है। एवं पाँचवा है इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती है। व्यवहारिक स्तर पर क्या समानताएं थी, आइए इसे देख लेते हैं। पहला है मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते थे। दूसरा, दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। तीसरा, अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ है। चौथा, मानव और वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मानव व वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर। मानव अपने पैर पर ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरा, मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफ़ी लंबा होता है। तीसरा, मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि वानरों में अपेक्षाकृत समझने की क्षमता क्या होती है, तो कम होती है। एवं चौथा है मानव के 2 पैरों पर चलता है, जबकि वानर 4 पैरों पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? आज भी इसकी खोज करनी जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जारी है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु 2 उभरकर सामने आए हैं। पहला है यह है प्रतिस्थापन मॉडल, दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। तो आइए इसको दोनों के देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सैपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के विभिन्न स्थानों में विभिन्न रूप में दिखलाई दिया। दूसरा, प्रतिस्थापन मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुई थी, वहाँ से धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वासोत्पाद स्पष्टीकरण देता है। आधुनिक मानव के जीवाश्म जो इथियोपिया में अनेक स्थान पर मिले हैं, इस मत का समर्थन है। इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। पहला है मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए। उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। दूसरा, ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उसके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों पर हो गए। एवं नेक्स्ट टाइम विद्वानों का एक तर्क यह है कि आज के मनुष्य के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि उसके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। उपयुक्त भिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले एरेक्टस व हेमो हाइडलबर्गेसिस समुदाय में पाए जाने वाले का अंतर आज भी विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में सर्वाधिक मिलते हैं? क है संग्रह, ख है औजार बनाना, ग है आग का उपयोग। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। संग्रहण, पर हम संग्रहण करते, संग्रहण यानी आग का प्रयोग। संग्रहण आग का प्रयोग
व औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेखों में सर्वोत्कृष्ट रीति से दिए गए हैं। पत्थर के औजार बनाने व इसके इस्तेमाल किए जाने के प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया के केन्या के शोध यानी खोज स्थलों से प्राप्त हुए हैं। संभावना व्यक्त की जाती है कि इन हथियारों औजारों का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रोपिथिकस ने किया था। संग्रहण व आग के प्रयोग ने उतने ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए जितने कि औजार बनाने के मिलते हैं। यह संभावना प्रकट की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री व पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के आधार पर बनाते थे। अनुमानतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के औजार को बनाती और इस्तेमाल करती थी। लगभग 3500 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। इस बात के प्रमाण हमें फेंककर मारने वाले भालों व तीर कमान जैसे औजारों के प्रयोग से मिलते हैं। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। इस युग में पंच ब्लेड तकनीक की सहायता से निम्न प्रकार के पत्थर के औजारों को तैयार किया जाता होगा। कौन कौन सा औजार है आइए देख लेते हैं। पहला है, एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। दूसरा, इसे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिससे प्रकार पंच मंच यानी घन कहा जाता है। तीसरा, फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़ी की सहायता से प्रहार किया जाता है। इससे धागादार पट्टी बन जाती है जिससे चाकू की तरह प्रयोग किया जा सकता है, अथवा इन पे एक तरह की छेनियाँ बन जाती है जिससे हड्डियाँ, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी व नक्काशी को नमूने नीचे दिया गया है, देख सकते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको नमूने हैं। ओके, इसके बाद है ओल्ड दुबई से मिले आरंभिक औजारों में एक औजार मारिसा भी है जिसके शक्लों को निकालकर धारदार बना दिया गया। यह एक प्रकार का हस्त कुठार। इन प्रारंभिक औजारों के आधार पर मानव प्राकृतिक वैज्ञानिक ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कौन कौन सा है आइए देख लेते हैं। पुरान पाषाण काल। पहला क्या है तो पुरान पाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजार भद्दे, खुरदुरे व बिना किसी नक्काशी आदि के होते थे। इस काल के औजारों में कुठार, रुखनी, मंडासे आदि प्रमुख थे। दूसरा था मध्य पाषाण काल। इस युग में पत्थर के औजार का छोटे छोटे रूपों में प्रयोग किए जाने लगा था। लघु किस्म के औजारों को अस्म कहते थे। इस युग के औजारों में भाले व तीर कमान आदि प्रमुख थे। इसके बाद है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल के औजारों बड़े साफ, अच्छी तरह से घिसे हुए या नक्काशीदार होते थे। इस युग में हड्डियों व पत्थर को चिकना व साफ करके औजार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। हंसिया इस युग की प्रमुख औजार थी। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है, इसे संपेक्ष में लिखना है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, भाषा के प्रयोग का शिकार करने और ख है आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इस क्रियाओं के लिए विचार संप्रेषण के अन्य 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि सभी जीव प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि भाषा का उपयोग करता है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीतों की व्यवस्था है। इसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा के विकास पर कई विद्वानों के मत अलग अलग है। उसकी मान्यता निम्नलिखित है। पहला, होमिनिड भाषा में हाव भाव या अंग विक्षेप, हाथों को हिलाना या संचालन शामिल था। दूसरा, उच्चारित भाषा के पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक व अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तीसरा, मनुष्य की बोलने की क्षमता का विकास या प्रारंभ आह्वान वान या बुलाने की क्रिया से हुआ, जैसे कि नर वानरों में प्रायः देखा जा सकता है। उच्चारित भाषा यानी बोले जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, यह निष्कर्ष देना भी कठिन कार्य है। विद्वानों ने ऐसी विचारधारा है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण वह बोलने में समर्थ हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पहले हुआ। स्वर तंत्र के विकास लगभग
2 लाख वर्ष पूर्व और मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के भाषा के विकास होने में मदद मिली। भाषा की कला का संबंध घनिष्ठ है। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई। कला व भाषा दोनों के संप्रेषण अर्थात विचाराभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं। फ्रांस में स्थित लेस कॉन्स और सोवे की गुफाओं में व उत्तरी स्पेन के स्थित अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई, जो कि 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व चित्रित हो गई थी। इसके गैरो यानी जंगली बैल, घोंगे, पहाड़ी, साकिन बकरे, हिरन, मैथलो, गेंडों आदि शेरों, भालू की चीता, लकड़बग्घों व उल्लुओं के चित्र क्या है तो प्रमुख हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।